आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सभी परिचित हैं उद्देशिका के पहले बिहाफ से, जो भी हम लोगों ने मिले थे आप लोगों से। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन पर जब मैं 17 साल की उम्र का था, वो प्रभाव डाला और वो माहौल मुझे दिया, जो शायद आज तक मैं 38 वर्ष का हो गया हूँ, अभी तक मुझे माहौल नहीं मिला वैसा। वो ऐसी शख्सियत है जो उस समय वो बातें किया करती थी, मेरे अनुसार जो एकदम समाज से परे थी। श्री मयंक भूषण पांडे, हमारे अंग्रेजी के शिक्षक और हमें अंग्रेजी के साथ-साथ जो सर ने सिखाया, वो व्यवहार। तो मैं आज उन्हीं के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहा था। सर, मैं तो पहले तो सर यही जानना चाह रहा था, सर उस टाइम आपको ये सब कैसे थॉट्स आते होंगे? ये काफ़ी पहले की बात है और जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही था, उस समय से ही कुछ ऐसा रहा कि योग के माध्यम से जुड़ना हुआ। जब मैं स्वयं 11th क्लास में था, तो मेरी मुलाकात योग से ही जुड़े हुए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर आए थे, राय सिंह चौहान जी, उनसे हुई और उनके माध्यम से योग से जुड़ा। जब से योग से जुड़ा, तब से अपने अंदर बहुत सारा बदलाव देखने को मिला और वो बदलाव न सिर्फ विचारों का बदलाव था, उन विचारों को आप अपने एक्शन मोड में कैसे ला सकते हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने स्वयं में महसूस किया, जिसको बहुत ज़्यादा शब्दों में पिरोना मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा। और जब चीज़ें आपके अंदर से आती हैं, जब चीज़ें आपको अंदर से प्रभावित करते हुए आती हैं और बाहर निकलती हैं, तो यकीन मानिए कि वो समाज को भी कहीं न कहीं प्रभावित करेगी। तो वो एक अंदर से सारी चीज़ें थी, जिनको मैंने महसूस किया। सर जैसे ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 2002 की, आज से 21 साल पहले। आपने बहुत सरल माध्यम से बताया कि योग ने आपके जीवन में परिवर्तन लाया। तो 21 साल बाद सर, अब तो बहुत आधुनिकता भी आ गई है समाज में। जब ये मोबाइल वगैरह भी शायद कम ही थे सर, हुँ। पीएनटी का दौर नहीं, था। हाँ, वो दौर पीएनटी का ही हुआ करता था। तो सर मैं एक छोटा-सा सवाल मैंने लिया है, ये जो समय की महत्ता है, आजकल के बच्चों को, ये सब कौन से सरल माध्यम होंगे कि जब मैं उन तक संदेश पहुँचा सकूँ कि तुम भी समय को समझो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये प्रश्न आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को जीते जाते हैं, कार्य को करते जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता है उस काम को करते हुए, सारी दिनचर्या को करते हुए, बहुत सारा ऐसा समय था जिसको हम बचा सकते थे और जिसको हम बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते थे, वो नहीं हो पाया। तो समय के प्रबंधन की जहाँ पर बात आती है, मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने हमें एक सुंदर सा शरीर दिया है। सारी शरीर की जितनी भी प्रणालियाँ हैं, वो प्रणालियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर रही हैं। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मेरा जहाँ तक मानना है, हमें भेजा है कि हम उन सारी चीज़ों को समझते हुए, उस सुंदर शरीर से समाज को कुछ ऐसा देकर जाएँ जो नज़ीर बन जाए, जो उदाहरण बन जाए। उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं हैं। हुँ। हम स्वयं में एक प्रबंधन है और वो प्रबंधन कहीं बाहर से नहीं आता, वो प्रबंधन अंदर से आता है। जिस दिन इस चीज़ को हम समझ जाएँगे, बहुत बड़ा एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। जिन्होंने समझा है, वो परिवर्तन लेकर भी आए हैं। आज ये यदि दुनिया है, दुनिया में सकारात्मकता है, तो इसके पीछे ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने उस प्रबंधन को, वो आंतरिक जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को समझा है। तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना है कि हम स्वयं में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं। अब उस फैक्ट्री को हमें कैसे मैनेज करना है, ये समझने की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्रोफ़ेसर हुए अम्बर्टो इको, हुँ। पढ़ाने का काम करते थे, एजुकेशन से जुड़े हुए थे। परिवर्तन हुआ,
अचानक उन्होंने एक नॉवेल लिखी, द नेम ऑफ द रोज, और वो नॉवेल ऐसे ही लिख दी उन्होंने, लेकिन जब उसके रिजल्ट सामने आए तो मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी निकल चुकी थी। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या लिख दिया आपने उस पुस्तक में अभी? तो ही वेरी सिंपली टोल्ड दैट आई एम नॉट अ नॉवेलिस्ट, मैं एक प्रोफेसर हूं और बाई चांस मैं लिखने का काम करता हूं। अब वो लिखने का काम मैं कब करता हूं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा वर्ड दिया, इंटरस्टाइसेस। तो उन्होंने बताया कि इंटरस्टाइसेस वो गैप है जिस गैप पर हम कभी ध्यान नहीं देते, समय का वो गैप, जो मैं अभी शुरुआत में बात कह रहा था कि कितना सारा हम समय अपना गवा देते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो जो समय है, जब मैं ट्रेन में बैठा हूं, जब मैं कहीं यात्रा कर रहा हूं, जब मैं नॉर्मली कहीं बैठा हूं, तो वो जो समय है, उस समय को मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने का मतलब ये है, उस समय मैंने कार्य किया, चाहे मानसिक रूप से हुआ हो, चाहे मेरी कलम चली हो, उसका मैंने यूटिलाइजेशन किया। और वो नॉवल ऐसे टाइम पर लिखी गई जब उसे लिखा जाना चाहिए था। अगर ये नॉवल उस समय से 5 साल पहले, 2 साल पहले लिखी जाती, तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होती जितना कि आज सक्सेसफुल है। कहने का मतलब ये है कि समय को पहचानना, समय के महत्व को पहचानना और समय का समय पर सदुपयोग करना। आज हमें पता है कि हम अच्छा सब कर रहे हैं, सारी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझा के भी जाते हैं कि भाई, एज ए स्टूडेंट बहुत सारे समझाते हैं कि भाई समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छा मेहनत करिए, आपको सक्सेस मिलेगी, ये है। तो वो एक हम श्रोता के रूप में सुन लेते हैं, एज ए स्टूडेंट हम श्रोता के रूप में सुन लेते हैं, अच्छा भी लगता है सुनने में, ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम उस दौर से निकल आते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, फिर वही बातें हमें लगती हैं कि काश उनको मटेरियलाइज किया जाता। तो ये मटेरियलाइज करने वाली बात होती है। समय प्रबंधन को समय पर अगर उसका प्रबंधन किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है और ये हर इंसान की जिंदगी में ये चीज आती है कि हमें सुनने में बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, हम ऐसा कर लेंगे, और बहुत सारी प्लानिंग भी हम करते हैं, लेकिन प्लानिंग कम करें, मटेरियलाइज ज्यादा करें। यानी कि अर्थात मतलब 2 शब्दों में से कहूं, समय को समय से समय पर समय पर ही समझें। वो बिल्कुल सही है सर। और ये बात सर जैसे ये, हाँ, जैसे हम लोग जिन बच्चों से डील करते हैं, उनके लिए तो समय है ही नहीं सर। उनके लिए तो समय नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो सर उनको ऐसी कौन सी बात बोले कि उन्हें थोड़ा सा ये समझ में आए कि हाँ सर जी जो बोल रहे हैं कि जो 4 दिसंबर 2023 है ये दोबारा नहीं आएगी, उनको सर कैसे मतलब समझाएं ये बात? हाँ, अब जहां तक बच्चों की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हमें स्वयं में खुद उदाहरण पेश करना पड़ेगा उनके लिए। और वो उदाहरण पेश होता है जब हम विद्यालय के गेट पर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि समय कितना है, किस समय पर हम वहां पर खड़े हैं। जहां विद्यालय है वहां आसपास के लोग हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कीन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और उन ऑब्जर्वर में सबसे बड़ा ऑब्जर्वर हमारा बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है। बहुत कुछ सीख गया। जब आप विद्यालय के गेट पर पहुंचते हैं, आपसे सीख गया है कि हाँ सर हमारे बिल्कुल राइट टाइम पहुंचते, सर को देखकर हम अपनी घड़ी ठीक कर सकते हैं। वहां से शुरू होता है पहला लेसन। तो और उसके बाद जब आप कदम रखते हैं विद्यालय के अंदर, आपके पीरियड्स, आपका टाइम का यूटिलाइजेशन, आप बच्चों को कितना प्रोडक्टिव दे रहे हैं, वो एक एक चीज बच्चा नोटिस करता है और ढालता है। यकीन मानिए कि माँ बाप को बच्चा इतना कॉपी नहीं करता जितना टीचर को कॉपी करता है। सामने टीचर है, टीचर टाइमली क्लास के अंदर आ रहा है, अपने पीरियड्स को ले रहा है, बच्चा कहता है मुझे भी ऐसा ही बनना है। सही बात है। तो वो पहला लेसन बड़ा जरूरी है जो स्वयं से हमें शुरू करना है। बहुत डीप थॉट सर आपने बोला। और ये वास्तविकता, अगर जो मैं ही अगर अपनी बात करूं कि मैं अगर क्रिएटिवनेस की बात करूं, तो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सीखा वो आपसे सीखा। क्योंकि आपने एक लाइन बोली थी शायद उस समय सर, गाला। ठीक है, मतलब मेरे लिए तो आज जो अनोखी चीज थी, और सरल भाषा में वो पंजाबी डांस को गाला कहते हैं, बट सर ने जब गाला बोला
तो मैं घर आया, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं घर आया, मैंने घर में आके खोजा पहले, ये गाला होता क्या है यार? ये बिल्कुल सच बात है सर, 21 साल पुरानी बात मुझे तुरंत याद आई। तो कॉपी मैंने भी अपने हाँ। टीचर को कॉपी किया और यस ये सर। सिलसिला चलता रहता है। यस सर। अब सर मैं एक सवाल थोड़ा-सा ऐसा लूँगा सर, जो स्पिरिचुअल लेवल पर भी रहेगा। ये सर मन को एकाग्र करना, एक तो मन ही अपने आप में एक डिक्शनरी है। इसको सर एकाग्र करने के लिए छात्र स्तर पर कौन-कौन से हम प्रयास कर सकते हैं? बहुत ही गहरा प्रश्न है आपका और शायद इस प्रश्न का जवाब अगर आज के दौर में समाज समझ ले तो समाज से जितना आप विकृतियां देख रहे हैं समाज के अंदर, यस सर। जितना आप अपराध देख रहे हैं समाज के अंदर, ये सब मन की ही उपज है। मन से ऊपर कुछ नहीं है। जो भी चीजें हमारे मन में घर करती हैं, जो भी हमारे मन में बैठता है, वही कार्य के रूप में बाहर समाज में आता है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारा मन बहुत खुश होता है, तो समाज में खुशियाँ बाँटते हैं। सही। जिस किसी से मिलते हैं, हँस के मिलते हैं। हम 5 लोगों से हँस के मिलेंगे, वो 5 लोगों की एनर्जी आगे 15 लोगों में चली जाएगी। हुँ। इसका विपरीत अगर हम देख लें कि अगर हमारे मन में विघटनकारी शक्ति है कहीं पर, तो हम वैसा ही समाज को देते चले जाएँगे और वो 5 लोगों का काम 15 और 15 के बाद 30 और ये कई गुना बढ़ता चला जाता है। हुँ। तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोफ़ेशन में, चाहे शिक्षण का प्रोफ़ेशन हो चाहे अध्यापन का कार्य हो, चाहे शिक्षा ग्रहण करने का कार्य हो या किसी भी फ़ील्ड में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर मन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें अब क्योंकि मैंने तो अधिकतर चीज़ें योग से सीखी हैं, जी, जी। तो मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा जो तरीका मैंने महसूस किया है और उसको अनुभव भी किया है और देखा है उसका प्रभाव समाज के अंदर, तो वो है मेडिटेशन। अगर बड़े लेवल पर बात करी जाए, तो वो है मेडिटेशन। और बच्चों के लेवल पर अगर बात करें, तो बच्चों से थोड़ी-थोड़ी क्रियाएँ हम करवा सकते हैं, जैसे कि त्राटक की क्रिया होती है। त्राटक की क्रिया में किसी एक बिंदु पर हम कंसंट्रेशन करते हैं। जहाँ पर भी बच्चा बैठा है, जहाँ भी उसका पढ़ने का स्थान है, घर में कहीं पढ़ने का स्थान है, तो एक बिंदु पर वो कंसंट्रेट करे और वो कंसंट्रेट करते ये स्थिति आ जाएगी कि आँखों से आँसू निकलने शुरू हो जाएँगे हाँ, और सच जब है। आँखों से आँसू निकलने शुरू हो जाएँ, तब वो आँखों को बंद कर ले और जब आँखों को बंद कर लेगा और फिर उस आकृति को, उस बिंदु को वो अपने अंदर महसूस करेगा। ये पर्सिस्टेंस ऑफ विज़न भी कहलाता है साइंस की भाषा में अगर हम कहें, लेकिन अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम धारण कर लेते हैं, वही हमारी धारणा बन जाती है। हुँ। तो यही प्रक्रिया अगर बच्चा लगातार करता है, तो जब वो अपने लेसन्स को पढ़ेगा, कुछ भी चीज़ मेमोराइज़ करेगा, तो वो भी धारण कर लेगा। वो उसको एज़ ए स्टडी नहीं लेगा, वो उसकी धारणा में आ जाएगी और जब चीज़ें धारण कर ली जाती हैं, धारणा में आ जाती हैं, तो वो समाज में पहुँचती हैं और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेडिटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालाँकि जब बड़े लेवल पर जाते हैं, तो उसके बाद मेडिटेशन के और बहुत सारे पहलू हैं। तो उनको भी हम फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, ये ताउम्र होनी चाहिए क्योंकि जब तक जीवन है तब तक मन है और जब तक मन है तब तक समाज है कार्य है। सही। अच्छा सर, ये मन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मन को वैसे तो अगर डिक्शनरी में देख लिया जाए तो हमारा माइंड, लेकिन फिर अगर तो वो सर विज़डम हो गया, वो हो गया, हाँ, ब्रेन हो गया। हाँ, अब यही थोड़ा-सा पहलू है उसमें इंग्लिश और हिंदी में कि हिंदी का अगर शब्दकोश देखें तो बहुत ही गहन है। हाँ, और हाँ, इंग्लिश में अगर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो बहुत सारी नहीं चीज़ें, मिलते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी उसमें क्रिएट हो जाते हैं। हुँ। तो इंग्लिश में उस चीज़ को नहीं डिफाइन करा जा सकता है और यही रीज़न है कि आज आप देखो कि पूरा वर्ल्ड आज किस तरह से मेस्मराइज़ है, योग को लेकर कैसे मेस्मराइज़ है, कि आज हुँ, हम उतना नहीं फॉलो कर रहे हैं जितना कि कैलिफ़ोर्निया में बैठा हुआ बंदा योग कर रहा है। वो फॉलो हुँ, कर रहा है उसको हुँ। बिकॉज़ दे रियलाइज़्ड द ट्रुथ ऑफ दैट पार्ट जो हाँ, हमारे साथ तो घर की मुर्गी दाल बराबर हाल हो हाँ, गया हाँ, सर। हाँ। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा है
कि हम जो उधर चीज़ें ढूँढ रहे हैं, उनको सब कुछ यहीं मिल जाता है जब वो हरिद्वार में आके बैठ जाते हैं। तो पैसा कमा लिया उन्होंने, नाम बहुत सारा कमा लिया, लेकिन जब शांति की बात आई, तो वो शांति यहीं मिलती है। यहीं मिलती है सर। तो अगर इसको सर जैसे एकाग्र करने वाली बात करें, जैसे मैंने सर मैंने विपश्यना कर रखा है सर। अच्छा, अच्छा। तो मैंने वहाँ पर जैसे ये देखा कि छोटे-छोटे बच्चे भी सेशंस चलाते हैं सर वो, और बड़े-बड़े स्कूल्स में इनके छोटे-छोटे सेशंस चलते हैं। मतलब ध्यान के टाइप से। ध्यान तो नहीं होता बट हाँ, उनको थोड़ा-सा। तो सर ऐसा कुछ क्या हम नहीं कर सकते छोटे-छोटे प्रयास? बिल्कुल, बिल्कुल ये प्रयास करे जा सकते हैं। जब स्कूल लेवल पर मॉर्निंग की असेंबली होती है, जी सर। तो उस मॉर्निंग की असेंबली को हम बहुत फ्रूटफुल बना सकते हैं। हुँ, मतलब जो रेगुलर वे में सारे काम हम करते हैं, वो तो करते ही हैं। हुँ, एक जो एरोबिक्स का कॉन्सेप्ट है, उस हुँ, एरोबिक की कॉन्सेप्ट को हम ले सकते हैं और बॉडी फिज़िकली बच्चे का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा। और जब फिज़िकली हम एरोबिक्स से उसको कर लें, उसके बाद बच्चे को शांत बिठा दें और शांत बिठाने के बाद चाहे हम अपने स्पीकर में फ्लूइड जो रिलैक्सेशन फ्लूइड म्यूज़िक है, हुँ, उसको लगा दें और बच्चों को सिर्फ़ इतना बताना है कि आप आँखें बंद रखो और अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को अनुभव करो कि हुँ, कैसे ब्रीथ आ रही है और कैसे ब्रीथ जा रही है, उसको अनुभव करना है और गहरा और लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। जब बच्चा इस तरह से अंदर की यात्रा करना शुरू कर देगा, हुँ। तो उसका प्रभाव उसकी स्टडीज़ में भी पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके व्यवहार में भी पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में भी पड़ेगा। ये चीज़ मैंने भी महसूस की है। सर बिल्कुल सही बात है। सर अब थोड़ा-सा पर्सनल जाऊँगा मैं सर। जी, जी। ये क्वेश्चन मेरा बहुत फ़ेवरेट है। जब मैं लिख रहा था, तो लिखते-लिखते मेरे ख़्याल में आया, मुझे 2 मुश्किल से जैसे मेरे फ़ेवरेट अगर कहा जाए, मतलब जिन्हें जो नहीं है संसार में, तो मैं कबीर को बहुत मानता हूँ सर। क्योंकि जिन सिचुएशंस में वो रहे, उसके बाद उन्होंने जो कहा, तो वाणी तो है सर, कि नेचुरली। जो हम आज तक फ़ॉलो कर रहे हैं, हुँ। कि वो बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति इतना कुछ बोल गया। तो वही सर मैं जानना चाह रहा हूँ, तो सर आपकी जो वाणी है, मतलब मैं तो 21 साल पुरानी बात करूँगा सर, अभी तक उसमें और क्या कहते हैं सरलता, सहजता और ये बढ़ा है सर। मतलब लगातार सर आपको कभी गुस्सा-वुस्सा नहीं आता क्या कभी? मैंने तो मैंने देखा था जब आप मेरी कॉपी चेक करते थे, तो एक मुस्कुराहट के साथ ऑलवेज़ मतलब करते थे और साथ में वो एक स्टूडेंट थी प्रीति यादव, उसकी भी आप कॉपी चेक करते थे, तो वही मुस्कुराहट के साथ। तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मैं तब भी मतलब क्वेश्चन सर मेरा 21 साल पुराना है ये, कैसे सर? ये आपकी जो वाणी है, ये आपने सर कैसे मतलब इतना सुस्पष्ट, मुझे अच्छे से कुछ मेमोराइज़ है मेरे अभी भी स्मृति में कि 21 साल वो पुरानी बातें मुझे बिल्कुल याद हैं। आपने एक कहानी दी थी मुझे, न्यू लाइट एंड जनरल की थी। जब मैं बनाकर लाया था आपने, मतलब मेरी मिस्टेक थी। आपने मेरी मिस्टेक को इतने प्यारे से बताया कि मुझे खुद में ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया क्या? और वहीं कोई और अन्यथा कोई व्यक्ति होता, आपने मुझे प्रेरित किया, मेरी गलती को सही करने के लिए और सिर्फ़ वाणी के थ्रू। तो सर यही मेरा प्रश्न है कि आपकी जैसी वाणी और आप जैसा प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सर क्या ऐसा मतलब कॉपी तो नहीं कर सकते सर, सब व्यक्तिगत होते हैं सबकी। कैसे सर बन सकता हूँ कि मैं आप जैसी वाणी मिले और आप ऐसा प्रभावी शिक्षक बन जाऊँ सर? अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी प्रबंधन की, अभी जो बात हो रही थी कि हम स्वयं एक फैक्ट्री हैं, ईश्वर ने बड़ा सुंदर शरीर बनाया, स्वस्थ शरीर बनाया है। हमारे भी ऋण हैं, हुँ, मतलब हम ये ना मान के चलें कि हम पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा तो हम सम्राट हो गए, नहीं, बहुत बड़ा उद्धार है, बहुत कुछ करना है यहाँ पर आकर। हुँ, तो वो जो प्रबंधन है, वो प्रबंधन हमें हमेशा दिमाग के अंदर रखना है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, उन सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि शब्द एक बार अगर निकल गया बाहर, तो वो वापस नहीं आना है। वो बाण से भी कहीं ज़्यादा नुकीला होगा और आज अगर आप मेरी उस वाणी को याद कर रहे हैं, यदि इसका अपोज़िट होता और मैंने आपको झिड़क दिया होता, तो शायद मैं कहीं आज नेगेटिव टर्म्स में आपके दिमाग में होता या शायद होता भी नहीं।
यही है शब्द का प्रभाव। हम्म तो जो शब्द हमें निकालना है वो आंतरिक प्रबंधन करके ही उस शब्द को बाहर निकालना है। और मेरा तो मानना है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक आदर्श है। किसी व्यक्ति का आदर्श नहीं हो सकता, सामने वाला आदर्श नहीं हो सकता। आप अपने कार्य के थ्रू आप जिस वर्क जॉब में हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें आप हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं या यूँ भी ये करना चाहिए। जैसे आज के समय में अगर हम बात करें, कोई ऐप मोबाइल का अगर आप ज़्यादा दिनों तक उसको अपडेट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं गड़बड़ करना शुरू कर देता है। सत्य बात है। यही ऐप हमारे अंदर हैं बहुत सारे, हम्म और उन ऐप्स को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, अगर उनको चेक नहीं करेंगे, कोई वायरस तो नहीं आ गया है, तो अगर उनको चेक नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे और वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग के अंदर रखनी है कि हम खुद के आदर्श हैं। हर दिन हमें अपना एक नया आदर्श क्रिएट करना है स्वयं का। हम्म कल अगर हमने अपना इस स्तर का कार्य किया था, तो आज इस स्तर का कार्य करके हमें उस आदर्श पे पहुँचना है। हम्म जब ये फीलिंग आप अपने अंदर लेकर आते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति अलग होती है दिमाग के अंदर और सेल्फ मोटिवेटेड आप रहते हैं। और हम्म जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, सुखद अनुभूति करते हैं, कार्य को बहुत ही आनंद के साथ करते हैं, तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया हमेशा मस्तिष्क में रहती है। और जब इतने बड़े हायर लेवल पर आप पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप किसी को करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो नेगेटिव फॉर्म में करेक्ट उसको नहीं करेंगे। बिल्कुल बात सही है सर। जैसे सर इसी को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लोर करूँगा। जैसे आपने बहुत पॉज़िटिवनेस, तो पॉज़िटिवनेस तो सर परिस्थिति के अनुरूप होगी ना सर। अब जैसे कोई अगर अपने फैमिली क्राइसिस में चल रहा है बंदा, तो वो सर कैसे पॉज़िटिव हो जाएगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन कर रहा है पॉजिटिव? हाँ, मैं स्वयं स्वयं। प्रबंधन किसका करना है? स्वयं का। स्वयं का प्रबंधन करना है। वाह! बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। वहीं पर आ गई। हाँ, अच्छा इसके लिए मेन ये है सर कि अगर देखा जाए कि हम एक फ़ॉर्मेट अपना सकते हैं, जिसमें जैसे मैं शीशे में देख के अगर बात करूँ तो मुझे अपने सारे मतलब एक्सप्रेशंस आप ही ने मुझे बताया था ये, कि उसमें अगर अंग्रेज़ी बोलनी है, तो शीशा प लगा लो, मैंने तब से शीशा लगवा लिया था सर। ग्रेट। मैंने शीशा लगवा लिया, मैं शीशे में देख के बात करता हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। हुँ, तो सर ये बात तो यही हो गई कि हमें अपना अपने जैसा एक पारदर्शी मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट विज़न बना अपना ही रूप खड़ा कर अपना देना ही है। रूप खड़ा कर देना है। ठीक। और ये और सर उसको कौन-सी अपग्रेड करते रहना है। और सर ये कौन-सी एज से हो जाना चाहिए? ये जब से समझ आ जाए, ये कुछ ऐसे काम हैं जो हुँ। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो अगर मैं कहूँ बात कि 11 साल के बच्चे हैं हमारे यहाँ, इनके अंदर तो हो जाना चाहिए सर ये, डेफ़िनिटली, है ना सर? डेफ़िनिटली, हाँ। डेफ़िनिटली होना चाहिए ये चीज़। हाँ, कि उन्हें कम से कम ये तो रहे कि वो अपने अभी क्योंकि ये तो सर स्किल है। हुँ, स्किल है। हुँ। और जितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेंगे, उतना अच्छे रिज़ल्ट लाइफ़ में आएँगे। हुँ। और सर एक जैसे ये देखते हैं, अभी आप भी सर इस प्रॉब्लम से शायद स्क्रीन टाइम, जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, वो सर अलग मतलब ये सब जो नॉनसेंस चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा जाता है। और वहाँ से सर ये लोग ये सीख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो नहीं सीखनी चाहिए वाणियों में। अगर हम बात करें, जैसे अश्लील गाने, अश्लील शब्द, ठीक है? अपरंपरागत शब्द, ठीक। तो सर ये जो क्योंकि सब वो मैं अगर ओशो को लेके आऊँ कि हमारे पास तो पर डे 2 लाख से ज़्यादा साउंड्स आ ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर इसको कैसे क्या करेंगे? देखिए जब बच्चा आपके विद्यालय में है, जितने टाइम तक आपके विद्यालय में है, तो उस दौरान आप उसको जो भी संस्कार देते हैं, हुँ, तो वो बहुत गहराई तक जाएँगे। यदि हम हुँ, एक अच्छे मन से और एक मिशन को लेकर चलते हैं और उस मिशन के अनुरूप अगर उन सारी चीज़ों को करते हैं। एक चीज़ आप समझिए कि यदि हम पानी के अंदर थोड़ा-सा नमक डाल दें, हुँ, तो स्वाद तो बदलेगा, लेकिन उतना नहीं बदलेगा कि वो पीने लायक ना रह जाए। हुँ,
यदि नमक ही नमक उसके अंदर डाल दें तो शायद उसको हम ना पी पाए। वाह! तो जो विद्यालय में बिताया हुआ बच्चे का समय है, वो पानी है, और जो घर पर है वो नमक है, या जो समाज से सीख रहा है वो नमक है। अब उस पानी की शुद्धता हमें कैसे रखनी है, उस पर थोड़ा-सा विचार करने की भी ज़रूरत है, और मुझे लगता है बहुत अनुसंधान की भी ज़रूरत है, और हर टीचर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्चर होता है। क्योंकि हर दिन उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे हो जाना चाहिए था, और ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो पानी की शुद्धता और पानी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखना है। यस सर, ये सब उसको भारी कर देंगे, जो सकारात्मक पार्ट है उसको इतना भारी कर दीजिए कि बच्चे के सामने अगर नेगेटिविटी आ भी जाए तो कहे नहीं, हमारे सर ने ऐसे कहा है। हाँ, ये सर बहुत मतलब अगर कहा जाए तो सर सिंपल सा हमें जो 6 घंटे मिल रहे हैं हम उन 6 घंटों का ऐसा उपयोग करें कि वो उसके भले ही 4 दाने नमक के जा रहे हैं बट पॉजिटिव जा रहे हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक सर सामाजिक प्रश्न मैं ले रहा हूँ। सामाजिक प्रश्न सर ये तो एसएसटी के 12th में आता था कि मनुष्य एक समय सामाजिक प्राणी है। पहले मैं समझ ही नहीं पाता था सर सामाजिक प्राणी क्या होता है। अब समझ में आता है कि हम तो पूरे के पूरे सामाजिक प्राणी हैं। तो सर मेरा प्रश्न यही है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपनाकर हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? जब आप पढ़ते होंगे तो एक ये भी पढ़ते होंगे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। है ना? तो वो जो एक सोशल पार्ट लगा हुआ है, ये बहुत अहम है। शायद जैसे आप बता रहे हैं उस समय नहीं समझ में आती थी ये सारी चीज़ें। शायद बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनको समझ में आती होगी। तो वो सोशल जो पार्ट है, वही हमारा अस्तित्व है। और अस्तित्व की अगर हम बात करें तो अस्तित्व सामंजस्य से बनता है। सामंजस्य चाहे रिश्तों का हो, और सामंजस्य चाहे प्रकृति का हो, सामंजस्य चाहे संसाधनों का हो। इन सब से बनता है सामंजस्य, और वो संतुलन आता है तब हम कहलाते हैं सामाजिक। और यदि इससे इतर हम चले जाते हैं तो उस सामाजिक में एक शब्द एक लग जाता है तो हम बन जाते हैं असामाजिक। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कितना संवेदनशील है। कि या अपने पर्यावरण की बात करें, अगर हम एक भी प्राणी को डिस्टर्ब करें या इधर-उधर करें, तो कहीं न कहीं बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। साइंस में फूड वेब, फूड चेन हम पढ़ते हैं, कैसे एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वो जो संवेदनशीलता है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रकृति प्रेम हमारे अंदर से जागृत होना चाहिए। आज की स्थितियाँ हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पूरा-पूरा एफ़ॉरेस्टेशन कर रहा है। पूरे-पूरे जंगल खत्म करके डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट हमें किस दिशा में ले जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक सिटीज़न होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम उतने ऊपर चीज़ों को नहीं अभी कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा कि कोरोना जो पीरियड आया है अभी, तो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब घरों के अंदर कैद हो गए। तो अब क्योंकि शुरू से बहुत प्रोडक्टिव माइंड रहा है, तो ये लगा कि अब इसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करा जाए। थोड़े दिन तो टिक्की बताशे किचन में खड़े होके और सेल्फी करके और वीडियो बना के डाले जा सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये काम कैसे हो सकता है? और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? और समाज के लिए क्या उपयोग होगा इसका? तो ख़ैर उस पार्ट से निकला, थोड़े दिन तो अच्छा लगा, उस पार्ट से निकला कि अब क्या किया जाए प्रोडक्टिव। तो उसने जन्म दिया एक ऐसी विधा को